Dear friends, welcome to you all in the part 3 of this cellular respiration. So we are going to discuss part 3. Part 3 covers this electron transport system. This one, we have to cover this one, this half blackboard. So in last video we have discussed NADP formation for NADH, formation of FADH2 and formation of GTP. So what happens to these? ये सब ये कहाँ जाते हैं, इसका क्या होता है? ये देखिए, ये NADH जो बनाया गया है, नीचे का फॉर्मूला भी आप देखेंगे, 4 NADH से 4 NADH प्लस H बना और प्लस FADH2 बना, यहाँ पर देखिएगा FADH2 बना, 4 NADH बना और ये GTP बना, ठीक है। ये कहाँ जाता है? ये सारा जो NADH है, ये इसके 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं, 5 कॉम्प्लेक्सेस, देयर आर 5 कॉम्प्लेक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के 5 कॉम्प्लेक्स हैं। नंबर 1 इज NADH डिहाइड्रोजिनेज, NADH का यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन होता है। नंबर 2 इज यूबिक्विनोन, नंबर 3 इज साइटोक्रोम BC1, नंबर 4 कॉम्प्लेक्स, टोटल 5 कॉम्प्लेक्स है, 4th इज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंड 5th इज ATP सिंथेज। तो ये 5 कॉम्प्लेक्स हैं और इसके अंदर कुछ सब यूनिट्स हैं जो काम करते हैं। इसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, ये इसी से जो एनर्जी निकलती है, दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन ग्रेडियंट, वो उससे ATP बनता है। तो अब देखें हम लोग कि कहाँ जाता है ये NADH जो है। टोटल प्रोडक्शन हुआ है 4 यूनिट है। नंबर 1 इज हियर, नंबर 2 यहाँ साइट्रिक एसिड से जहाँ हुआ था, पहला पायरुविक एसिड से हुआ था जो उसके रिएक्शन के बाद हुआ था। नंबर 2 यहाँ है। नंबर 3 NADH जो है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के से ये हुआ था, वहां से ये निकला था। एंड फोर्थ इज मैलिक एसिड, व्हेन मैलिक एसिड इज कन्वर्टेड टू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, तो NADH का एक NADH प्लस 1 का 1 मॉलिक्यूल निकला था। तो टोटल 4 यहाँ पर मॉलिक्यूल हो गए NADH के, यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स हो गए हैं। ये सभी यहाँ आते हैं इस कॉम्प्लेक्स में। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसका यहाँ पर NADH डिहाइड्रोजिनेज, नाम से ही पता लग रहा है NADH डिहाइड्रोजिनेज, मतलब कि NADH का डिहाइड्रोजिनेशन होता है। उसमें जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लेता है, उसका जो है सो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ NADH यहाँ पे हो रहा है, उसको डिहाइड्रोजिनेज बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है 4 मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब 8, यहाँ पे 2 H, एक NADH प्लस एक H1 में 2 हाइड्रोजन के हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग को आउटपुट हो गया 8 हाइड्रोजन एटम्स जो है। यहाँ 4 से यहाँ पर हमारे पास मिल गया 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर जो आउटपुट होगा यहाँ पे 8 हाइड्रोजन एटम्स होगा। नंबर 2, उसके बाद देखिए यूबिक्विनोन, ये जो बना है आपका यहाँ पर FAD जो है, जो बताया था FAD का फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो FAD है, FADH जो बना, इसका यहाँ पर फिर सेम चीज जो NADH का ऊपर होता है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में, ये यूबिक्विनोन इसका नाम है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम यहाँ पे उसका जो है ये यूबिक्विनोन जो है, वहां से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलकर इसमें आ जाते हैं। यूबिक्विनोन को UQ भी बोलते हैं, यूबिक्विनोन को ये कोएंजाइम Q भी बोलते हैं शॉर्ट में। ये विटामिन K का डेरिवेटिव है, ठीक, डेरिवेटिव ऑफ विटामिन K, तो UQ भी बोलते हैं इसको। UQ से UQH2 है, ये H2 वहां से ले लिया गया, किससे ले लिया गया? FADH2 से। FADH2 यहाँ पर आया है, यहाँ पर FADH2
FADH2 लिख सकते हैं, ये FADH2 का जो है FADH2 का यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसका हाइड्रोजन और उसका जो है ऑक्सीडेशन हुआ और इसका रिडक्शन हुआ। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज UQH2, यूबिक्विनोल इसको बोलते हैं। यूबिक्विनोल है और यहाँ पे यूबिक्विनोल है। ये जो प्रोडक्ट बना वो यहाँ पर हो गया। तो यहाँ से भी हाइड्रोजन एटम जो है डिलीट हुआ। उसके बाद थर्ड कॉम्प्लेक्स जो है उसका साइटोक्रोम BC1 है। साइटोक्रोम BC1, इसमें साइटोक्रोम C जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो इतने सारे जो हाइड्रोजन एटम में यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2, 10, टोटल 10 जो हाइड्रोजन एटम्स बन गए, उसको कैरियर उसको ले जाता, आगे पहुंचाता है। कैरियर जो है इसको इसका काम से ट्रांसपोर्ट करना है, एक कैरियर है। इसमें साइटोक्रोम C जो है वो कैरियर का काम करता है, वो यहाँ से उसको यहाँ लाता है, वहां से ये फोर्थ में ले जाता है, जिसका फोर्थ कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज में क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेशन होता है, या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसका रिडक्शन होता है। कोई एक चीज बोलने, या ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है, और वाटर फॉर्मेशन होता है, H2O बनता है। सो ऑक्सीजन इज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। यहाँ इसमें साइटोक्रोम A एंड A3 है, ऊपर वाले में B एंड BC1 था। इसमें साइटोक्रोम जो है, साइटोक्रोम ये हीमोप्रोटीन है, इसमें 4 तरह के होते हैं, सभी तो एंजाइम नहीं है। ये इसमें 4 तरह के होते हैं, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C एंड साइटोक्रोम D। ये सभी जो है हीमोप्रोटीन है, हीमोप्रोटीन साइटोक्रोम, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है ये यहाँ पर हम लोग डिस्कस करें साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो इसमें ऑक्सीडेशन करता है, यहाँ पर कॉपर सेंटर्स भी होते हैं इसके अंदर, और ये कॉम्प्लेक्स के अंदर, और साइटोक्रोम A एंड A3 होता है। तो यहाँ पर जो है वाटर बन जाता है। इस समय जो है ऑक्सीजन का केमिकल रिक्वायरमेंट होता है, माने केमिकली वो रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके हाइड्रोजन से रिएक्ट करके वाटर बनाता है। बाकी जो ये सारा प्रोसेस जो भी चल रहा है, इसमें सिर्फ उसका फिजिकल प्रेजेंस वहां पर जरूरी है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन गवर्न्स द होल सिस्टम, समझ लीजिए ऑक्सीजन जो वहां एक मैनेजर की तरह काम करता है, वो सिर्फ प्रेजेंट रहता है, लेकिन इस यहाँ पे ही सिर्फ रिएक्ट करता है, बाकी में उसका प्रेजेंस जरूरी है, वो कंट्रोल करता है सारे सिस्टम को, सारे इस प्रोसेस को। इसलिए इसका नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड ऑक्सीडेटिव कार्बोजाइलेशन। ऑक्सीडेटिव कार्बोजाइलेशन ये क्रेब्स साइकिल वाला है, रिमूवल ऑफ कार्बन यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। यहाँ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये स्टेज है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। यहाँ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा, इसलिए ATP ADP से ATP बनेगा, इसलिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। तो लास्ट फिफ्थ कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 एंड फिफ्थ जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम है ATP सिंथेस, क्योंकि इसी में ATP का सिंथेसिस होना है, ये इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का नाम जो फिफ्थ और लास्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका नाम है ATP सिंथेस। यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे इसका जो है एक कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर एक कंपोनेंट है, इसका एक पार्ट हो गया FO एंड F1। FO एंड F1 ये जो दिख रहा है इस तरह से स्ट्रक्चर जो है FO एंड F1, ये एक कंपोनेंट है। ये FO जो है यहाँ पे क्या करता है, ये जो जितना ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो कुछ भी हुआ इतने सारे प्रोसेस में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यहाँ पर इस सब का ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ पे रिडक्शन हुआ, इसका रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे वाटर जो बना। तो ये जो सारा प्रोसेस जो है इसमें जो है रेडॉक्स इक्वेशन से
एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है। अल्टीमेटली जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट वही जो पावर है उसका, जो मेकिंग एंड ब्रेकिंग जितना कुछ हुआ है यहाँ पर, वो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट के रूप में एक एनर्जी मिलती है, जिसको हम एक सूरज के द्वारा सूरज का जो है सन का फोटो बना के एक्सप्लेन किए हैं कि वो सूरज है, उससे एनर्जी निकल रही है, वो एनर्जी के फॉर्म में है। और ये इसको यहाँ पर ये पैसेज देता है, ले जाता है, कैरी करता है, जाने का रास्ता देता है। ये सब प्रोटीन के स्ट्रक्चर है। एफओ उसको यहाँ पर जाने का रास्ता देता है और उसके बाद ये आगे बढ़ करके यहाँ पहुँचता है F1 में। F1 इज हेड पीस और ये F0 इज ये FO इज टेल पीस। तो हेड पीस इसको हेड गोल सा होता है, हेड पीस बोलते हैं, और ये छोटा होता है टेल पीस बोलते हैं। तो F1 इज हेड पीस, इट इज द साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस यहाँ पे होगा। ये F1 जो है इट इज साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस, यहाँ पर होगा। कैसे होगा? तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है, प्रोटॉन ग्रेडियंट आया है जो H है, और यहाँ से पीछे यहाँ नीचे से देखिएगा एटीपी आया है। ये एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये एडीपी तो घूमता रहता है वहां पर, और पीआई जो है ये यहाँ से ब्रेक हो गया, फिर जीटीपी जो है फिर डाइफॉस्फेट में ब्रेक हो जाता है, और इसका जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ आ गया, यहाँ पे ये अटैच हो जाता है, और इसको जो एनर्जी यहाँ से मिल करके, जो एनर्जी प्रोटॉन ग्रेडियंट है ये मिल करके वो एटीपी का सिंथेसिस होता है। सो ये पूरा स्टोरी इस तरह से है। अब जो है ये वेयर दिस फेनोमेना इज हैपनिंग, ये बार कई बार क्वेश्चन आ चुका है लगातार नीट में आपका, कि ये कहाँ पे हो रही है, जो इवेंट ये सारा घटना चक्र है ये कहाँ पर हो रहा है। सो ये सारा चीज जो है, जब पायरुविक एसिड जब यहाँ पर बना है तो इट इज ट्रांसपोर्टेड टू सेल के अंदर साइटोसोल, यहाँ ये पहले यहाँ हो रहा था। ये पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलाइसिस है ये साइटोसोल में हो रहा था। साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म समझ लीजिए एक नदी है, साइटोप्लाज्म जो है एक नदी है, उसके अंदर जो पानी का ड्रॉप है, जो लिक्विड है दैट इज साइटोसोल। इसके अंदर जो लिक्विड का जिससे बना होता है साइटोप्लाज्म जो है दैट इज साइटोसोल। तो यहाँ पर ये हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस, इस पोर्शन में हो रहा है, इस पोर्शन में हो रहा है। इसके बाद पायरुविक एसिड को इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है यहाँ मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर का जो जगह है दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, किसको? ये सारे जो पायरुविक एसिड को, पायरुविक एसिड, और ये सारा जो ये चीज हो रहा है ऑक्सीडेटिव वाला, ये सारा इसके अंदर मैट्रिक्स, इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे हो रहा है। और उसके बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ये बार-बार ये क्वेश्चन आता है, ये जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, ये इसके इनर मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर हो रहा है, मेम्ब्रेन के अंदर में, मेम्ब्रेन का कुछ थिकनेस होगा उसके अंदर है, ये यहाँ पे दिखलाए हैं, ये 1 2 3 4 5 स्टेज यहाँ दिखलाए हैं, ये सभी ईटीएस का पार्ट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है, ये सारा चीज वहीं पर ये सारे एंजाइम्स होते हैं, इसलिए ये इसके अंदर होता है। पहले यहाँ पर हो रहा था, ये जो है क्रेब साइकिल यहाँ पे हो रहा था मैट्रिक्स में, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है ये इसके मेम्ब्रेन के अंदर होता है। उसके बाद इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये यहाँ जो ये हाइड्रोजन जो है ये FO जो है इसको बाहर ट्रांसफर कर देता है। कहाँ ट्रांसफर करेगा? ये फिर मैट्रिक्स में आ गया, यहाँ देखिए मैट्रिक्स में आ गया, ये वहां पर एटीपी फॉर्मेशन होता है। एटीपी का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में नहीं होता है, वो मैट्रिक्स में ही होता है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, मेम्ब्रेन के अंदर, मेम्ब्रेन की कुछ थिकनेस है उसके अंदर होगी। बाकी ये सारा जो एक्टिविटी है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। तो ये हो गया आपका ये NADH वगैरह। अब है ये ATP
जो ये बना है, ये कैसे, ये जो भूख लगती है हम लोग को कैसे फील होता है? भूख लगती है जैसा हमने बताया कि एनर्जी लेसनेस महसूस होता है। तो एनर्जी लेसनेस, लेकिन एनर्जी लेसनेस क्यों होता है? वो कहाँ से गड़बड़ होता है हमको लगता है कि ताकत नहीं है? ये एटीपी हमारा सारा समाप्त हो जाता है जब बॉडी के अंदर में। वो एडीपी जब बन गया तो वो कुछ सिक्रीशन इस तरह का करता है, वो तो रोटेट करता रहता है, पूछता रहता है कि हमसे हमें कहाँ पर एनर्जी का वो ये मिलेगा, एनर्जी मिलेगा और कहाँ पर ये फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल मिलेगा ताकि हम एटीपी बन जाए। एडीपी जो है घूमता रहता है उसमें और सिक्रीशन करता है। जब हम लोग बहुत ज्यादा थके होते हैं, बिल्कुल एक्सट्रीमली टायर्ड, तो ये एडीपी भी ब्रेक करके एनर्जी दे देता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोल के एटीपी से एडीपी बना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उससे एडीपी डाइफॉस्फेट, उससे फिर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एएमपी। ये एएमपी भी बनता है जब एक्सट्रीमली टायर्ड होते हैं। तो ये सिक्रीशन करता है और पूरा रोटेट होता रहता है इसके अंदर में, वो खोजता रहता है इस तरह से। तो ये हुआ जो हंग्री कैसे फील होता है, एनर्जी लेसनेस क्यों फील होता है। ये जो एटीपी है ये इतना जल्दी क्विक चेंज हो जाता है कि इसका पता ही नहीं चल रहा था बहुत दिन तक साइंटिस्ट लोगों को। एटीपी बना और तुरंत एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो गया, फिर एडीपी फॉर्म हो गया। तो इतना फास्ट हो जाता है कि पता ही नहीं चल रहा था। आज से करीब 80 साल पहले, 80 इयर्स बैक, 1941 में एक साइंटिस्ट थे लिपमैन ही डिस्कवर्ड ये एटीपी के बारे में। उन्होंने ये पता किया, इसको पता लगाया उन्होंने, उनका जो रिसर्च था कि इट इज एटीपी व्हिच गिव्स अस एनर्जी। ये एटीपी है जो हम लोग को एनर्जी देता है। So we have finished this chapter. Now one more video will be in this chapter, that will be amphibolic pathway. एम्फिबोलिक पाथवे, उसमें ये बताएंगे कि बहुत सारे प्रोटीन से कैसे बनता है और चीज से, जो एडिबल पोर्शन, जो ईटेबल्स हैं उससे कैसे एनर्जी रिलीज होती है। तो ओके, थैंक यू ऑल।